हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल हम लोग शुरू करने से पहले दोस्त हम आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि ये लास्ट टॉपिक है जो हम लोग YouTube पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिक्स माइनर का सेमेस्टर 1 का। इसके बाद आपको सारे टॉपिक जो है वो हमारे एप्लीकेशन DMA मैथमेटिक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आप प्ले स्टोर पे जा कर के DMA मैथमेटिक्स इंस्टॉल करें। वहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में आपको फिजिक्स माइनर पेपर सेमेस्टर 1 का हर एक वीडियो मिल जाएगा और इस लेक्चर का PDF भी वहीं आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा टॉपिक लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल को हम लोग पहले एकदम आसान भाषा, सरल भाषा में एकदम बच्चों की तरह समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किताबी भाषा इसका है क्या। सबसे पहले हमें ये बताओ दोस्त कि इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है। हाँ, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जब हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये लाइन मिल जाएगा। यानी कि जब हम इस छोटे छोटे लाइन को, टुकड़ों को इंटीग्रेट करते हैं, यानी क्या कर रहे हैं? हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं और उसके बाद हमें क्या मिल गया? ये लाइन मिल गया। इसी को हम लोग आसान भाषा में लाइन इंटीग्रल कहते हैं। जैसे ध्यान देना कि मान लो कि कुछ इस तरह का टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम लोगों ने क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया, यानी जोड़ दिया। तो वो हम क्या किए? लाइन इंटीग्रल किए और लाइन इंटीग्रल करने पर हमको क्या मिल गया? ये एक लाइन मिल गया। तो दोस्त हम लोग लाइन इंटीग्रल को बहुत ही आसान भाषा में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। लेकिन एक मन में सवाल उठता है कि इस लाइन इंटीग्रल को हम लोग रियल लाइफ में कैसे देखेंगे? इस लाइन इंटीग्रल को आखिर हम लोगों को पढ़ के क्या फ़ायदा मिलने वाला है? इससे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में? तो उसको भी जानना ज़रूरी है ना, तभी बहुत अच्छी तरीके से हमें लाइन इंटीग्रल समझ में आएगा। तो चलो उसे भी हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन यार उससे पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं। ये जो चुंबक देख रहे हो ना, इस चुंबक के नज़दीक जो लोहे का बुरादा है देख रहे हो, बहुत ज़्यादा घना है। लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये घना कम हो गया है। ऐसा इसलिए कि इस चुंबक के नज़दीक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बहुत ज़्यादा घना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या यार? मैग्नेट का ताकत बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं मैग्नेट से, जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, मैग्नेट का ताकत कम हो रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? कम है। लेकिन जैसे ही हम लोग चुंबक के नज़दीक हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। ये समझ में आ गया। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण लोहे का बुरादा जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में चिपका हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नेट का ताकत कम है। यहाँ तक समझ में आया? इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग होगा। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर है? इस जगह पे। और सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। यानी कि हम जैसे जैसे दूर बढ़ते जा रहे हैं मैग्नेट का पावर यानी मैग्नेट का ताकत हमको कम महसूस हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग ये जान रहे थे कि आखिर हम लोग रियल लाइफ में इसको कैसे देखेंगे लाइन इंटीग्रल को। तो हम लोग स्पेस पे एक XYZ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, यानी XYZ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान देना, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक टेबल रखा हुआ है और इस टेबल पर एक मैग्नेट और एक क्या रखा हुआ है? कॉइन रखा हुआ है। अब इस मैग्नेट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? वेक्टर फील्ड होगा। इसलिए हम लोगों ने इस फील्ड का नाम क्या रख दिया? ए वेक्टर। आपकी मर्जी, आप V वेक्टर भी रख सकते हो, C वेक्टर भी रख सकते हो, M वेक्टर भी रख सकते हो। अब इस मैग्नेट का हम लोगों को कोऑर्डिनेट पता करना है इस सिस्टम में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो चलो पता कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है? x दूरी पर। y एक्सिस से y दूरी पर। z एक्सिस से z दूरी पर। यानी इस मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों ने क्या पता कर लिया? कोऑर्डिनेट पता कर लिया। अब ये मैग्नेट जो है इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है पूरी तरह से चारों ओर।
तो ये मैग्नेट जो है इस कॉइन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हाँ, जाहिर सी बात है अट्रैक्ट करेगा। तो ये कॉइन यहाँ से अपने ए पॉइंट से जा करके इस तरह से घूमते हुए यहाँ पे जा करके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। वो पॉइंट क्या है, हम लोगों ने इस पॉइंट का नाम बी रख दिया। यहाँ तक तो हम लोग नॉर्मल हमेशा बचपन में भी किए होंगे, इस तरह का खेल खेलते होंगे। लेकिन दिक्कत अब हम लोग को है ये कि हम लोगों को पढ़ना लाइन इंटीग्रल का रियल लाइफ में क्या यूज़ है। तो अब हम लोग से कोई पूछ देता है कि भाई बताओ कि इस कॉइन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा इस कॉइन को यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो हम लोग आसानी से बता देते हैं दोस्त। देखो, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर हम लोग फोर्स पता कर लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट पता कर लेते हैं तो हम लोग आसानी से बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक इस कॉइन को जाने में कितना काम करना पड़ा। तो चलो पता कर लेते हैं। अब इस कॉइन को यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। अगर हम सबको जोड़ देंगे तो हम लोग आसानी से बता देंगे कि इस कॉइन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा है। ठीक है, अब इस डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं डेल R1, इसका नाम दे देते हैं डेल R2, इसका नाम दे देते हैं डेल RI, इसका नाम दे देते हैं डेल RN। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार मन में एक सवाल उठा होगा कि डेल R1 की जगह हम DR1 DR2 इस तरह से भी तो लिख सकते थे। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इस तरह को ही क्यों लिखा, क्योंकि हम जब A से B वाली लाइन को, इस लाइन को हम लोगों ने जो तोड़ा है उसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, हम लोग गिन पा रहे हैं। मान लो 500 टुकड़ा में तोड़े होंगे या 200 टुकड़े में तोड़े होंगे, जितने भी टुकड़े में तोड़ रहे हैं हम उसे काउंट कर पा रहे हैं। तो उस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल R1 डेल R2। लेकिन अगर हम इस A से B वाले लाइन को इतने छोटे टुकड़ों में कर तोड़ दें, यानी इनफिनाइट नंबर में तोड़ दें, हम उसे काउंट नहीं कर पाएंगे। तब हम लोग उस एक डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, DR1 DR2। लेकिन हम यहाँ तो इसे काउंट कर पा रहे हैं, तो इस जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, DR1 डेल R1 डेल R2। यहाँ तक समझ गए आप। अब देखना, यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया, फोर्स मालूम करना है। अब देखोगे इस मैग्नेट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा और यहाँ थोड़ा कम होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कुछ होगा, तभी ना ये कॉइन यहाँ से यहाँ तक जा कर के चिपक गया है। तो चलो इसका मान लेते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है A1 वेक्टर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने A मान लिया है, इसका मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने क्या माना है, A वेक्टर माना है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका क्या नाम दे दिया, A1 वेक्टर। इसका नाम दे देते हैं A2 वेक्टर, इसका नाम दे देते हैं AI वेक्टर, और इसका नाम दे देते हैं AN वेक्टर। ठीक है, जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, ये हो गया फोर्स या और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी क्या है, ताकत है, ताकत यानी फोर्स। तो हम लोगों को फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। जब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। इसी तरह से इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे हमको वर्क मिल जाएगा। इसी तरह इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे हम लोग को वर्क मिल जाएगा। और सबको हम जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क हुआ है इस कॉइन को यहाँ से यहाँ तक जाने में, हम लोग आसानी से बता देंगे ना कि कॉइन को इस जगह से इस जगह तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा है। ओके, तो चलो हम लोग पता कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्स A1 वेक्टर डॉट डेल R1, चलिए प्लस इसका करते हैं A2 वेक्टर डॉट डेल R2, प्लस इसको जोड़ते हैं AI वेक्टर डॉट डेल RI, प्लस AN वेक्टर डॉट डेल RN।
तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकालने के लिए इनको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। और हम लोग जोड़ते कैसे, हम लोग 10th में भी पढ़े हैं और 11 12th में भी इसको पढ़े हैं थोड़ा मैथ में। देखना क्या करेंगे, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक ए आई वेक्टर डॉट डेल आर आई वेक्टर। इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ए से बी तक का वर्क डन मिल जाएगा। और यही तो है हमारा लाइन इंटीग्रल। हम लोग क्या कर रहे थे, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर रहे थे, जोड़ दे रहे थे और उसी को हम लोग लाइन इंटीग्रल बोल रहे थे। लेकिन यार एक प्रॉब्लम ये है कि क्या हम लोगों को हर बार ए बिंदु से बी बिंदु तक का वर्क डन निकालने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा? क्या कोई एक तरीका नहीं है कि हम लोग एक बार में ए से बिंदु से बी बिंदु तक में वर्क डन पता कर लें? तो हाँ, हम लोग पता कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो लाइन देख रहे हो ना, इसको हम लोग इन्फिनाइट नंबर में तोड़ देना होगा। क्या कर देना होगा, लाइन को कितने नंबर में तोड़ देना होगा, इन्फिनाइट। यानी कि हम लोग काउंट भी नहीं कर पाए कि वो कितना छोटा टुकड़ा में टूटा है, ठीक है, कितने भाग में टूटा है। तो क्या हो जाएगा, जब इतने छोटे भाग में टूट जाएगा ना, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट कितना लाई करेगा, क्या लाई करेगा, डेल आर लाई करेगा टेंड्स टू 0। यानी ये लगभग 0 के बराबर लाई करेगा। 0 नहीं होगा लेकिन लगभग कितना हो जाएगा, यानी सोच रहे हो इस लाइन को हम लोगों ने इन्फिनाइट नंबर में तोड़ दिया तो ये जो डेल आर होगा वो एकदम 0 के लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाता है ना, तो ये समेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये समेशन चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन में। क्या में चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन में रिड्यूस हो जाता है। और हो जाएगा क्या, ये जो हम बताए थे कि अब इस जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, डेल आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी आर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इसको अब काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स क्या लग रहा है, ए वेक्टर लग रहा है, ए वेक्टर लग रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन निकालना है, तो ए से बी तक का। तो लोअर लिमिट ए हो जाएगा और अपर लिमिट बी हो जाएगा। यानी अब हम ए से बी तक का जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, फोर्स मेरा ए वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट मेरा एक छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डी आर है। और हम लोग जब इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी तक का, तो हम लोग ए से बी तक जाने में क्वाइन द्वारा कितना वर्क करना पड़ा वो हम लोग आसानी से पता कर लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इस लाइन को इन्फिनाइट नंबर में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तब हम लोग पता कर सकते हैं। कब पता कर सकेंगे, जब इस लाइन को हम लोग इन्फिनाइट नंबर में तोड़ देंगे। तो हम लोग बहुत अच्छे से सीख गए कि लाइन इंटीग्रल का रियल लाइफ में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। अब हम लोग इस जो ये चीज़ समझाए हैं, इसी चीज़ को हम लोगों ने कुछ वर्ड्स में लिखा है, उसको हम लोग समझते हैं। तो ये है भाई अपना डेफिनेशन लाइन इंटीग्रल का। हम लोगों ने सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया x y z। यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड है जो a वेक्टर है और यहाँ पे दो बिंदु है, पॉइंट a एंड पॉइंट b। कंसीडर ए वेक्टर फील्ड a वेक्टर जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y z कोऑर्डिनेट है, एंड टेक 2 पॉइंट a एंड b इन इट। और हम लोगों ने इसमें क्या कौन कौन सा बिंदु लिया, दो बिंदु लिया, a और b लिया है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर एनी पाथ बिटवीन a एंड b इज डिफाइंड एज, वेक्टर ए फील्ड में ए से बी बिंदु तक का लाइन इंटीग्रल हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर ए डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ तक हम लोग लाइन इंटीग्रेट कर रहे हैं दोस्त, ए से बी तक का, तो ए से बी तक का। वेयर इंटीग्रल इज टेकन अलोंग द पाथ ए टू बी। हम लोगों ने इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक का लिया, ए से बी तक का लिया। एंड डी आर वेक्टर इज स्मॉल पाथ सेगमेंट। ये डी आर क्या है, इस लाइन का एक स्मॉल सा पाथ सेगमेंट है, एक स्मॉल सा पाथ सेगमेंट है। तो यार अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में जो हमसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, वो 5 मार्क्स का रहेगा, इससे ज़्यादा मार्क्स का नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को वहाँ उतना लिखने के बाद फिर ये फिगर बनाना है, एक्स वाई जेड एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना है जिसमें दो बिंदु लिए हैं हम लोग, ए और बी लिए हैं, और ये कहाँ पर है, वेक्टर फील्ड ए में है। यहाँ पे एक नया चीज़ है जो थीटा है, इसको हम लोग आपको आगे चल के थोड़ा समझाएंगे। डिवाइड द होल पाथ ए बी इंटू एन नंबर ऑफ ए स्मॉल सेगमेंट। इस लाइन को, इस पाथ को हम लोगों ने क्या किया,
इन नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट में तोड़ दिया। तो चलो तोड़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस लाइन को क्या किया, इन नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट में तोड़ दिया। इन नंबर बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, इन नंबर, यानी हम इसको काउंट कर पा रहे हैं। अगर हम इनफिनाइट नंबर में तोड़ देंगे तो क्या हम उसको काउंट कर पाएंगे इस पाथ को, नहीं। लेकिन हम इन नंबर में बोल रहे हैं यानी हम इसको काउंट कर पा रहे हैं। तो हर एक स्मॉल सेगमेंट का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग डेल R1, इसका नाम दे दिए डेल R2, इसका नाम दे रहे हैं डेल RI, इसका नाम दे रहे हैं डेल RN। ओके, और यहाँ पे ये वेक्टर फील्ड A में है, तो यहाँ पे भी इसका स्ट्रेंथ यहाँ पर भी होगा ना कुछ, तो इसका नाम दे देते हैं A1 वेक्टर, इसका नाम दे देते हैं A2 वेक्टर, इसका नाम दे देते हैं AI वेक्टर, और इसका नाम दे देते हैं AN वेक्टर। यहाँ तक आप लोग समझ गए। जब हम लोगों ने AB पाथ को इन नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट में तोड़ दिया तो क्या क्या है, वो डेल R1 है, डेल R2 है, और डेल RI है, और डेल RN, यानी कि ये जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला स्मॉल सेगमेंट है, वो क्या है, मेरा डेल RN है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड डेल R इज टेकन फॉर ईच स्मॉल इंटरवल देन एडेड अप फॉर द पाथ A to B। हम लोग वेक्टर A का और इसका जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करवाते हैं, स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, और फिर इस तरह से फिर इसका और इसका स्केलर प्रोडक्ट करवाएंगे, और इसका स्केलर प्रोडक्ट करवाएंगे, और इसका स्केलर प्रोडक्ट करवाएंगे, और फिर हम लोगों को उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे A से B तक का, तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्त, लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा। देखो हम लोगों ने क्या किया, इसका और इसका स्केलर प्रोडक्ट लिया, यानी वेक्टर A1 और डेल R1 का स्केलर प्रोडक्ट लिया, फिर इसका वेक्टर A2 डॉट डेल R2 का स्केलर प्रोडक्ट लिया, फिर AI वेक्टर डॉट डेल RI वेक्टर वो ले लिया, फिर आखिरी टर्म क्या है, AN वेक्टर डॉट डेल RN वेक्टर, वो भी हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे भाई, यहाँ देख लेना, होगा क्या, समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर के N AI वेक्टर डॉट डेल RI वेक्टर, हो जाएगा ना ये चीज़। इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो हम लोग ये वाला टर्म आ जाएगा। I की जगह जब हम लोग 1 रखेंगे तो देखो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, जब I के जगह हम लोग N रखेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर हम जोड़ेंगे तो ये आने वाला है हम लोगों का। अब आगे देखते हैं। तो यार जो जोड़ के आया वो हम लोग यहाँ फिर से लिख दिए हैं। ये क्या है, समेशन I इज इक्वल टू 1 से N तक AI वेक्टर डॉट डेल RI वेक्टर, ये हो जाएगा इस तरह से, डेल RI वेक्टर व्हेन N टेंड्स टू इन्फिनाइट देन डेल R टेंड्स टू 0। इसको हम समझाते हैं आपको, ये देखिएगा। इस पाथ को, AB पाथ को हम लोगों ने पहले क्या किया था, n नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट में तोड़ा था, लेकिन अब इस पाथ को क्या करेंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट में तोड़ देंगे। अब इस पाथ को इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट में तोड़ देंगे तो ये कितना छोटा हो जाएगा भाई मेरे, इतना छोटा हो जाएगा कि ये जो डेल R है वो टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। और जब ये इतना छोटा हो जाएगा ये वाला लाइन, ये पाथ, तो क्या हो जाएगा इस केस में, समेशन अप्रोचेस टू इंटीग्रेशन। समेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रेशन में रिड्यूस हो जाएगा। कब, जब लिमिट जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा और डेल R टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये समेशन जो है क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, A वेक्टर डॉट DR वेक्टर। अब हम लोग यहाँ पे DR वेक्टर लिखेंगे क्योंकि इस पाथ को हम लोगों ने क्या किया है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट में तोड़ा है। तो अब ये डेल R नहीं होगा, अब यह क्या हो जाएगा, DR वेक्टर हो जाएगा। और हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, देख लो, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, A से B तक का। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये A से B तक का। अब आगे देखना, ये क्या है, A वेक्टर डॉट DR वेक्टर, यानी A वेक्टर डॉट B वेक्टर करवाते थे तो हम लोग क्या मिलता था, AB cos थीटा। वही हम लोगों ने क्या लिख दिया, A वेक्टर DR वेक्टर cos थीटा। आगे देखते हैं अब हम,
अच्छा पहले हम ए वेक्टर कॉस थीटा बाद में डी आर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तीनों तो मल्टीप्लाई में ही है, तो इसको हम लोगों ने पहले लिख दिया, ए वेक्टर कॉस थीटा को पहले लिख दिया और डी आर वेक्टर को बाद में रखा। इट इज़ ऑलवेज ए स्केलर, जब हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमेशा हमको जो रिजल्ट में मिलेगा वो कैसा क्वांटिटी होगा? वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये भी क्या है, हम लोग दो वेक्टर का, देखो यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। तो ये हमेशा क्या रहेगा? स्केलर रहेगा। अब ये लाइन समझना, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वहाँ हम लोगों ने थीटा क्यों लिया था। दस द लाइन इंटीग्रल इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंशियल ए वेक्टर कंपोनेंट एलोंग द कर्व। इसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये पूरे चीज़ को हमें मिटाना होगा। अब आप देखोगे ये वेक्टर फील्ड ए है और ये इस पाथ के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इस ए वेक्टर का इस पाथ के अलोंग क्या कंपोनेंट होगा हम लोग पता कर सकते हैं ना? हाँ, पता कर सकते हैं। इधर कितना एंगल बना रहा है ये ए वेक्टर, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर कॉस थीटा। जिधर एंगल बनता है उधर क्या लिख देते हैं हम लोग? कॉस थीटा। अब इधर अगर पूछ दिया जाए इस ए वेक्टर का कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा? इधर एंगल नहीं बना रहा तो ए वेक्टर साइन थीटा। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमको चाहिए क्या कि इस ए वेक्टर का इस कर्व के अलोंग क्या कंपोनेंट है, तो वो क्या है? ए वेक्टर कॉस थीटा। अब आप लोगों को आसानी से ये लाइन समझ में आ जाएगा। 10 लाइन इंटीग्रल इज द इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रेशन है किसका? ए वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट का अलोंग द कर्व। वो कंपोनेंट क्या था भाई मेरे? ए वेक्टर कॉस थीटा आया था ना, ए वेक्टर कॉस थीटा आया था ना। यही चीज़ ये कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं, ये है मेरा एग्जाम्पल। द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर यानी फोर्स टेकन ओवर द पाथ ए बी गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। जब हम लोग एफ डॉट डी आर का ए से बी तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट को जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। यही हमारा रियल लाइफ में लाइन इंटीग्रल का यूज़ है। उम्मीद करते हैं दोस्त तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। शुक्रिया।